उसका नाम अब्दुल समद था। वो भिंडी बाजार में रहता था। शायद इसी कारण लोग उसे गुंडा कहते थे। होगा, परंतु उस बेचारे को आज तक कमर में गोली लगने तक इस बात का पता नहीं चला कि वो एक गुंडा है। उसे कमर में गोली कैसे लगी ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी आप ये समझ ले कि अब्दुल समद एक गुंडा था जो फाइन आर्ट एंड प्रिंटिंग वर्क्स में काम करता है, जो वजीर रेस्टोरेंट के निकट 3 मंजिला सुर्ख ईंटों वाली इमारत में थी, जिसके सामने पुराने ट्राम का अड्डा था जो आजकल जलकर राख हो चुका है। अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की पुरानी दुश्मनी के कारण इस लड़ाई में हजारों हिंदुस्तानियों की जान तो गई और बेचारे अंग्रेजों के लाखों के कारतूस मुफ्त में ही फूक गए। तो अब्दुल समद फाइन आर्ट एंड प्रिंटिंग वर्क्स में काम करता था। लिथों के भारी पत्थर उठाना और उसे मशीन पर जमाना यही उसका काम था। अन्य मजदूर तो कठिनता से एक समय में एक ही पत्थर उठा पाते, पर अब्दुल समद के काम करने का ढंग ये था कि सामने वाले नाले में पान की फीक को फेंककर वो एक साथ 2 पत्थर उठा लेता। और उसे किसी प्रिय वस्तु से सीने से चिपकाए मैनेजर के मेज के पास से मुस्कुराते हुए गुजरता। मन ही मन उसे 2 मोटी गाली देता। और मशीन मैन के पास जाता और कहता, लो बेटा मिलके अब फलके जमाओ। अब्दुल समद मशीन चलाने को फलकी जमाना कहता था। वास्तव में अब्दुल समद की एक विशेष भाषा थी जिसमें वो जीवन की महत्वपूर्ण बातें किया करता था।
जब मालिक प्रेस में नहीं होता और मैनेजर मजदूरों पे चिल्लाने लगता तो कहता, अरे काम करो, सुअरों की औलादों, देखते नहीं गीधर की बीवी रो रही है। और जब मालिक आता तो कहता, शेर आया, शेर, दौड़ना, शेर आया। और जिस दिन वेतन पाने का दिन होता उस दिन कहता, आज बेचारे का चट्टम बजता होगा। अब ये चट्टम बजना किस भाषा का शब्द है? अब्दुल समद ने ये भाषा कहां से सीखी ये कोई नहीं जानता। ये अब्दुल समद की भाषा थी, उसे कौन रोक सकता था? और भाषा के संबंध में उसकी सबसे अधिक विद्या गालियों में थी। जी, उसकी सबसे अधिक विद्या गालियों में थी। तेरे माँ के दूध में हुक्म का इक्का। अब ऐसी गाली कोई कवि ही दे सकता है, कलाकार ही दे सकता है। और गाली के मामला में अब्दुल समद कवि था, कलाकार था। जब वो गाली देता तो उसके स्वर में ऐसी गति और वर्णन में ऐसी व्याख्या होती कि मुझे भारत के उच्च कोटि के राजनीतिक के याद आ जाता, जो बातें तो प्रायः बहुत अधिक करते पर काम बहुत कम। पर अब्दुल समद ने एक विशेष बात थी, यद्यपि वो बातें बहुत अधिक करता पर काम भी बहुत अच्छा करता था। वो अपने बदजुबानी के कारण मैनेजर को नापसंद था। चूंकि वो काम बहुत अच्छा करता था इसलिए वो उसे प्रेस से बाहर नहीं निकालना चाहते थे। तो अब्दुल समद एक अच्छा मजदूर था, निसंदेह उसमें पान खाने और बेवजह लोगों पे हंसने की आदत नहीं होती, तो निसंदेह अच्छा इंसान था। वो हरदम पान खाता था जिससे उसके दांत और भी बदसूरत नजर आते थे और हरदम गाली देता था। गाली देने में तो उसे वो विद्या प्राप्त थी कि बड़े बड़े लेखकों को जीवन भर परिश्रम करने के बाद भी ऐसा हुनर नहीं आ सकता। और हम हरदम हंसता था। उसकी हंसी उसकी सबसे बड़ी चीज थी। पाटदार और गूंजदार हंसी उस प्रेस के इमारत के लिए सर्वथा अनुचित थी। उसकी हंसी याद दिलाती थी पर्वतों की, जहां सनोवर के घने जंगल है, खुले मैदान की, जहां मीलों तक सरसों के खेत लगे, तारों भरी उस रात की जब हम सब सो जाते हैं तो रात की रानी इस अंतरिक्ष से उस अंतरिक्ष करती रहती है सूरज की प्रतीक्षा में। उसकी हंसी मानो समुद्र की छाती चीर कर निकली हो और पूरे विश्व में फैलती जा रही है। कर्कश बुरी भद्दी हंसी वो इस इमारत के लिए सर्वथा अनुचित थी जहां वो काम करता था। ऐसे लोगों को हंसने की अनुमति नहीं होती है, मजदूरों को हंसने की अनुमति नहीं होती है। जब मैं अब्दुल समद को पहली बार देखा तो उसके प्रति अत्यंत घृणा का भाव मेरे मन में उत्पन्न हुआ। वो कमर पे हाथ रखकर
मैनेजर से फरमा रहा था, मैनेजर साहब वो पत्थर हमसे टूट गया। पत्थर टूट गया? कैसे टूट गया? क्या बताएं, गिर गया और 2 टुकड़े हो गए, माफी चाहिए। ये कह के अब्दुल समद जोर जोर से हंसने लगा, मानो उसे माफी मांगना बहुत ही हास्यास्पद लग रहा। जब वो हंस रहा था तो उसके दांत और तालू ही नहीं, मुझे उसके कंठ भी नजर आ रहे थे। मैं जरा पीछे हट गया क्योंकि उसके शरीर से बू आ रही थी, पसीने की बू, प्याज की बू, रोटी की बू, भूख की बू। मैं जरा पीछे हट गई। प्रत्येक गुंडे के शरीर से बू आती है, रोटी की बू, प्याज की बू, भूख की बू, जरूरत की बू। उसका दिल बदबूदार नहीं था, उसका शरीर बदबूदार था, उसके दिल में कोई बदबू नहीं थी, उसकी भौं के नीचे चमकती आंखों में कोई बदबू नहीं थी। उसके हाथ में प्रेस का तेल खुला था, वो हरदम गाली बोलता था और पान खाता था, मस्ती में रहता था, लड़ने को हरदम तैयार रहता था क्योंकि वो गुंडा था। और इस तरीके से मैनेजर ने जब बाहर के आदमी के सामने हंस कर माफी मांगते हुए देखा तो सामने वाले मेज पर लकड़ी की रूल को मारते हुए बोला, ये पत्थर कैसे टूट गया? तुम्हें मालूम नहीं कि ये पत्थर बहुत महंगे हैं? तुम्हें मालूम नहीं कि ये पत्थर बहुत दूर जर्मनी से आता है? तुम्हें मालूम नहीं कि जर्मनी युद्ध में हार गया है? हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है साहब। पत्थर तो हिंदुस्तान में भी मिलता है, इतना मिलता है कि एक पूरी फौज को पत्थर मार मार कर भगाया जा सके। साहब पत्थर तो मिलता है पर रोटी नहीं मिलती है, बेइज्जती के बिना, गाली के बिना। और ये तो आप जानते हैं कि गाली देने के मामले में आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और ये कह के उसने जो मैनेजर की मां के दूध में हुक्म फेरना शुरू किया कि पूरे प्रेस वाले एकत्रित हो गए। बड़ी मुश्किल से प्रेस के मैनेजर ने जान छुड़ा के भागा, बड़ी मुश्किल से। अब्दुल समद बहुत देर तक बकता झकता रहा, मैं चला जाऊंगा, यहाँ काम नहीं करूंगा, नहीं करना है मुझे काम, मुझे इस प्रेस में काम नहीं करना है, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, नहीं काम करूंगा, अभी यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं काम करूंगा, नहीं काम करना है मुझे, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, यहाँ नहीं काम करूंगा, गाली देना, नहीं काम करना मुझे, चल जाऊंगा। अब्दुल समद बहुत देर तक बकता झकता रहा पर प्रेस छोड़कर गया नहीं। इस मामले में उसकी नीति अंग्रेजों से मिलती थी, जो प्रायः भारत छोड़ जाने की धमकी दिया करते थे पर छोड़ के जाते नहीं थे कमबख्त। ये दंगे से 2 दिन पहले की घटना है। 2 दिन बाद दंगा हुआ।
एक जगह कांग्रेस के नेता मिस्टर चुंडीगढ़ भाषण दे रहे थे। हमें इस असामाजिक विरोध में भाग नहीं लेना है। हम अहिंसावादी हैं। हम इस तरह के हिंसात्मक विरोध का समर्थन नहीं करते। हमें गांधी जी के पथ पर चलना है। हम अंग्रेजों से लड़ेंगे और हिंसा से हम असहयोग करेंगे, धरना देंगे, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, मर जाएंगे। पर इस तरह के विरोध में, हिंसात्मक विरोध में हम उनका समर्थन नहीं करते। पर गुंडों ने उनकी एक न चली, उन्हें उठाकर सभा से बाहर कर दिया। फिर मुझे मालूम चला कि इसमें अब्दुल समद भी शामिल थे। गरम दल, गरम दल, गरम दल, नरम दल। वो गरम दल वाला उसे कमर में हुई। इस वक्त अब्दुल समद मेरे सामने लेटा है। उसके पीठ के पीछे एक छोटा सा घाव है और पेट के आगे एक बड़ा सा। पीछे से गोली लगी है पीठ में और पेट को फाड़ते हुए निकल गई है। बाहर पेट की तरफ एक बड़ा सा घाव का निशान है। ये हजारों छर्रों से मिला हुआ घाव। ये डमडम वाली गोली का कारतूस नहीं है। ये तो नया है, नया और खतरनाक। ऐसे गोलियों का इस्तेमाल सुअरों के शिकार के लिए किया जाता है। पर गुंडे तो सुअरों से भी बदतर होते हैं। अब्दुल समद मर गया। नाम अब्दुल समद, जात राजपूत, धर्म मुसलमान, उम्र 24 वर्ष, अविवाहित, आंखों की चमक मुर्दा, जीवन दायनी गाली मुर्दा। मानो हर चीज का गला घोट दिया गया और वो हाथ बांधे मेरे सामने खड़े। खेमे से बाहर बैठी उसकी माँ बाहर खड़े सिपाहियों से कहे, मेरा बेटा ने इन जालिमों का क्या बिगाड़ा है? वो तो एक लड़की, एक एंग्लो इंडियन लड़की को बचाने के लिए घर से बाहर निकला था, तभी किसी ने गोली चला दी। वो लड़की बच गई और मेरा बेटा मारा गया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं। बताओ वो क्यों मारा गया? वो क्यों मारा गया? वो क्यों मारा गया? वो क्यों मारा गया?
उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो गुंडा था। वो सीधा साधा था, सच पर उसे यकीन ज्यादा था, पर मामूली एक प्यादा था। उसकी हर अच्छाई को, मानवता की सच्चाई को मौत के घाट उतारा गया क्योंकि वो गुंडा था, क्योंकि वो मेहनत करता था, एक अल्लाह से डरता था, ईमान की बाहें भरता था, नेकी की राह गुजरता था, इसलिए उसे मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। लेकिन पापी का राज यहाँ और बेईमानों का ताज यहाँ, बेरहम है सभी रिवाज यहाँ, सो उसको मौत के घाट उतारा गया क्योंकि वो गुंडा था, क्योंकि वो गुंडा था। उसको मौत के घाट उतारा गया क्योंकि वो गुंडा था। दूसरे गुंडे से मुलाकात एक बनिए के घर पे हुई। सैंडस रोड, जिसे गुंडे संडास रोड भी कहते थे, बड़े बड़े बनियों की रहने की जगह थी। वहीं पे पद्मसी सेठ भी रहते थे। जनाब शहद सी मीठी जुबान, उधार दिया करते हैं, वो भी बिना जमानत। अब बताइए, भारत में इससे अच्छा सौदा और कहां हो सकता है कि कर्ज, वो भी बिना जमानत। मुझे रुपयों की जरूरत अक्सर पड़ती थी, लिहाजा पद्मसी मेरे खास मित्रों में से थे। वो मेरे प्रेम का सारा हाल जानते हैं। वो उस नर्स को भी जानते हैं जो दिखने में इतनी खूबसूरत है और इतनी महंगी है कि मुझ नौजवान कुंवारे डॉक्टर को 100 रुपए पर 125 रुपए सूद के देने पड़ते। भारत में एक ओर प्रेम बहुत महंगा है तो दूसरी ओर नियम विरुद्ध। धर्म, जाति और कानून ने प्रेम को सामाजिकता का दुश्मन करार दिया। आप यहाँ किसी को गोली मार सकते हैं पर किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ किसी से कुछ कहते हैं, इस लड़की से, तो पलट कर जवाब दीजिए, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मानो भारत का प्रेम माँ बहन तक ही सीमित है। पता नहीं क्यों चारों ओर नफरत की रेत है। भारत का वातावरण ही प्रेम विरुद्ध है। चूंकि इसी वायुमंडल में पद्मसी सेठ भी श्वास लेते हैं, इसलिए वो भी सबसे नफरत करते हैं। उस दिन जब मैं पद्मसी सेठ के यहाँ पहुंचा, अगर इसमें कोई शामिल नहीं है तो वो है उनकी 8 साल की बेटी शांता। 8 साल की गुजराती लड़की शांता, दुबला पतला शरीर, सांवला, पतली टांगी और फ्रॉक से बाहर निकली हुई है। और उस पे से सितम ये कि हर समय मिठाई खुशी रहती है। बच्चे तो मुझे यूं ही पसंद नहीं, जब देखो तो बिना वजह शोर करते हैं। कभी थर्मामीटर पे हाथ मारेंगे तो कभी कोट खींचेंगे। और एक लड़की जो दिखने में बदसूरत हो और उसका बाप 100 रुपए पर 125 रुपया मुझसे सूद लेता हो, उसके प्रति मेरे मन में उपजे प्रेम का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब मैं पद्मसी सेठ के यहाँ पहुंचा तो शांता रसगुल्ले खा रही थी और इस कमरे से उस कमरे में घूम रही थी और चारों तरफ उसका रस चुरा रही थी।
तभी पद्मश्री सेठ भी आए और शांता को डांटा, सुन जाओ और जाके अंदर पढ़ाई करो, समझ गए, जाओ और बाहर मत जाना, बाहर दंगा है, बाहर बिल्कुल मत जाना, बाहर दंगा है। इसके बाद पद्मश्री सेठ मुझसे मिश्री खुले स्वर में कहा, और डॉक्टर साहब बड़े दिनों बाद है, बोलिए कितना रुपया गिन दो। मैंने कहा कि मुझे रुपये नहीं चाहिए, मेरा उस नर्स से झगड़ा हो गया है, इसलिए मेरा प्रेम अब समाप्त समझिए। अच्छा जैसा आप कहें। फिर पद्मश्री सेठ वही लाए। सो आखिरी किस्त दे दी गई। रसीद पे मुहर लग गए। और फिर चाय आ गई, मैं सिगरेट और वो बीड़ी पीने लगे और दुनिया जहान की बात होने लगी। रुई का भाव मंदा है, सोने चांदी का धंधा है, स्टॉक एक्सचेंज गंदा है और गले में गरीबी का फंदा है। कलयुग है कलयुग, धर्म का बीज नहीं है धरती पे। कलयुग है कलयुग, धर्म का बीज नहीं है और बाहर ये गंगा है। देखा, दंगा करने से यही होता है, धर्म का बीज नहीं है धरती पे। कलयुग है कलयुग। पद्मश्री सेठ उठे और बाहर जा गए और खिड़की के पास से देखा और एक चीख मारी, और चुपचाप वो सीढ़ियों से उतरने लगे। मैं भी उनके पीछे गया। दरअसल बात कुछ न थी, मोहल्ले के बच्चे एक खेल खेलते थे। जब भी कोई सिपाही गली से गुजरता तो उस पे छोटा सा कंकड़ फेंकते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम कहते हुए वो दूसरे गली में चले जाते। फिर उधर से जब कोई सिपाही गुजरता तो वहां पर छोटी सी कंकड़ी फेंकते और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए दूसरी गली में चले जाते। दूसरा देश होता तो कोई सिपाही किसी बच्चे का कान पकड़ता और कहता, देख बेटा, दोबारा ऐसा मत करियो। पर यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है। सिपाहियों ने अपनी सुरक्षा के लिए मिलिट्री को बुला लिया। और नियमानुसार जब बच्चे उन पर कंकड़ियां फेंके तो उनका स्वागत गोलियों से किया गया। जब वहां से बच्चे भाग के दूसरे नाके पे पहुंचे तो वहां भी उनका आवा भगत गोलियों से किया गया। वहां से जब बच्चे गिरते फिरते जब नुक्कड़ पे पहुंचे तो वहां भी पहले से ही गोलियां खेलने वाले मौजूद थे।
बाघ अपने घरों से निकले चीखों पुकार के साथ, और अपने अपने बच्चों के साथ रोते हुए हैं। पद्मश्री सेठ भी शांता को लेकर ऊपर है। मैंने कहा था ना कि बाहर मत जाना, बाहर दंगा है। मैंने कहा था ना कि बाहर मत जाना, बाहर दंगा है। मैंने कहा था ना कि बाहर मत जाना, बाहर दंगा है। पद्मश्री सेठ तोते की तरह लड़ रहे हैं, बाहर मत जाना, बाहर दंगा है, बाहर मत जाना, बाहर दंगा है। उसके हाथ से खून बह रहा था, उसके माथे से खून बह रहा था, उसके सीने से खून बह रहा था, उसके खून से उसका दुपट्टा लाल हो गया था, लाल दुपट्टा, और उसके माथे में सुर्ख खून का टीका, सिंदूर। धीरे धीरे वो लड़की मर रही थी। वो हिंसा अहिंसा के राजनेताओं, ओ दार्शनिकों, कवियों, लेखों, कलाकारों, देखो देखो, आज भारत की एक नन्ही सी लड़की मर रही है। पर ये कैसी शादी है? क्या इसमें शहनाई है? ना कोई खुशबू है, ना इत्र है, ना ही हवन की आग है, और ना ही कोई संगीत है। वंदे मातरम का मध्यम होते हुए संगीत। धीरे धीरे वो लड़की मर रही थी। बिन ब्याही दुल्हन, आज तेरे मांग में शहीदों का लहू है। आज तूने अपने खून से आजादी के परवाने पे दस्तखत कर दिए। आज तेरा मौत हम सब पे भारी है। जो है अपनी पलके गीली, हवा बहती है जहरीली, दिल में सुलगी दर्द की तीली। क्यों है ये मातम? कैसी जुल्मों की लहरें हैं? आजादी पर 100 पहरे हैं, सहमे सहमे से चेहरे हैं। कितना लंबा ये अंधियारा, टूटेगी कब मौन की धारा? कब आएगा वो उजियारा? कब जागेंगे हम? कब जागेंगे हम?
तीसरे गुंडे से मेरी मुलाकात उसके मौत के बाद। देखने वालों का कहना था कि बॉम्बे में जब हिंदू और मुसलमान दोनों के जत्थे आपस में भिड़े, जो लड़ाई अंग्रेजों ने लड़ाई थी, तो लड़का उनके बीच आ गया, उन दोनों के झंडे को अपने मजबूत बाजुओं से थाम लिया और देशभक्ति का गीत गाने लगा। इसी बीच अंग्रेज सिपाहियों ने उस पे गोली चला दी और वो लड़का वहीं पर ढेर हो गया, मगर उसने उन झंडों को झुकने नहीं दिया, बल्कि अपनी मजबूत हाथों से पकड़े रहा और सनातन और इस्लाम दोनों ही एक गुरुमुखी के खून से रंग गया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसका कपड़ा किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए। उसे उतारते वक्त एक चिट्ठी मिली थी, जिसे वो पोस्ट नहीं कर पाया। मेरी प्यारी मां, मैं सकुशल बंबई पहुंच गया। अभी यहां बड़ा बवेला मचा है, पर तू फिक्र ना करी, वाहे गुरु के कृपा से मैं ठीक हूं। मुझे बंदरगाह पर माल ढोने का काम मिल गया है, रहने की जगह नहीं मिली है, सो यहाँ वहां सो लेता हूँ, कभी किसी पुल के नीचे तो कभी पाइप के भीतर। पर तू फिक्र ना करी, वाहे गुरु के कृपा से जल्द ही रहने की ठिकाना मिल जाएगी। बाबूजी से कहना कि चिंता ना करे, मैं जल्द ही खूब सारे पैसे कमाऊंगा और अपनी गिरवी पड़ी जमीन को छुड़ा लूंगा। और उस सतपाल सिंह से कहना कि अपनी जसविंदर की कुर्माई किसी और से ना करे, मैं जल्द ही आऊंगा और उसे तेरी बहू बनाऊंगा। तू भी ठीक से रहना, अपना ख्याल रखना। कल रात पटरियों के पास सो रहा था तो तेरी बहुत याद आ रही, पर तू फिक्र ना करी, जल्द ही मैं आऊंगा और वही खेती करूंगा और सब इकट्ठे रहेंगे। आगे की चिट्ठी मुझसे पढ़ी नहीं जा रही थी, शायद इस चिट्ठी को मालूम था कि ये अपने पते तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए ये नहीं। और 20-21 साल का वो नौजवान सिख इसे पोस्ट करने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसका कपड़ा किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए। वो चपरासी को दे दिया गया। उसकी औरत ने उसे धोया था और रेंगी में उसे टांग दिया और वो झूल रहा था।
धन्य है वो कमीज जिसने उस गरीब का तन ढाका था। वो कमीज जो 5 नदियों का पानी लेकर पंजाब की हवा लेकर और गुरु साहिब का आशीर्वाद लेकर मुंबई पहुंचा। गुंडे की कमीज, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। ए गुंडों की कमीज, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। ए गुंडे की कमीज, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। तो अभी हम देख रहे थे कृष्ण चंद्र की 3 कहानियों को एक डॉक्टर के पोस्टमार्टम के माध्यम से क्या उस समय घटनाएं घट रही थी। तो हम चाहेंगे 2 मिनट का वक्त लेंगे और इस पूरे नाटक को जिन्होंने डिजाइन किया था, जो अभिनय कर रहे थे, जो डायरेक्ट खुद को किया था, खुद को डायरेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मैं चाहूँगा कि मोहम्मद जफर आलम, ये मोहम्मद जफर आलम है, खुद को डायरेक्ट करना, खुद को गढ़ना और बुनना बहुत कठिन होता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस नाटक का मंचन किया। और इनको जो सहयोग कर रहे थे, इसमें जो क्रिएटिविटी कुछ आप देख रहे होंगे बीच बीच में, उसको इसमें सहयोग कर रहे थे मुकेश कुमार राहुल। तो क्रिएटिव डिजाइन ध्वनि का जो प्रभाव था, जो सपोर्ट कर रहा था पूरे सीन को, पुरुषोत्तम कुमार ध्वनि पर। और प्रकाश संचालन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दृश्य के बदलने बदलने की कहानी को सपोर्ट करने में। तो जिनका प्रकाश परिकल्पना था, जो खुद इसको ऑपरेट भी कर रहे थे, डॉक्टर मदन मोहन कुमार टीम है इनकी। और ये प्रस्तुति थी विजया वैभव फाउंडेशन गोपालगंज की। और आज जो 3 दिवसीय आयोजन था, जनरंग 2025 जन सृष्टि एवं कैनवास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन था, आज वो समापन उसका है, समाप्त हो रहा है। हम चाहेंगे हमेशा हम जो भी हमारे बीच में दर्शक रहते हैं, हम उनसे अगर उनके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो इस पूरे सीन को लेकर, कहानी को लेकर के कि वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो हम चाहेंगे कुछ हो तो आप बताएं। किसी के